हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर नंबर, आज हम 4th स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4th का जो नेम है वो है जॉब एनालिसिस। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए जॉब एनालिसिस। ये जॉब एनालिसिस है क्या? तो जॉब एनालिसिस के अंदर मेनली हम दो काम करेंगे, इससे आपको जॉब एनालिसिस समझ में आएगा। यानी कि जॉब का एनालिसिस करना, इससे क्या होगा, इससे हमें जॉब का डिस्क्रिप्शन पता चलेगा। एक तो जॉब का क्या पता चलेगा, डिस्क्रिप्शन, और एक हमें जॉब का पता चलेगा स्पेसिफिकेशन। तो जॉब का डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन पता चलेगा। तो जब हम किसी जॉब का डिस्क्रिप्शन और उस जॉब का स्पेसिफिकेशन पता कर लेंगे, इसका मतलब उस जॉब का एनालिसिस हो गया है। ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन सारे टेक्निकल वर्ड हो गए। कुछ तो बताइए सर, ये क्या डिस्क्रिप्शन, क्या स्पेसिफिकेशन, क्या जॉब एनालिसिस। तो देखिए YouTube पे अगर आप वीडियो देखते होंगे, मुझे यही एग्जांपल याद आ रहा है, तो उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। YouTube के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। उसके अंदर क्या होता है, उस वीडियो के बारे में सारी डिटेल होती है। वीडियो किस टॉपिक के बारे में है, किन के लिए यूज़फुल है, कौन उनको देख सकता है, YouTube क्रिएटर जो है जिसने वो वीडियो बनाया उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसके चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि शॉर्ट में उस वीडियो के बारे में बहुत कुछ होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करने से पता लग जाता है कि भाई इस वीडियो के अंदर ये कवर है। ये होता है डिस्क्रिप्शन। ऐसे कैसे, अगर कोई जॉब है, कोई काम है, जॉब का मतलब वही काम है, उस काम का एनालिसिस करके उसका डिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया जाता है। किसी को जॉब ऑफर करनी है, रिक्रूटमेंट निकालना है, तो उसे बताया जाएगा भाई ये काम है और ये काम इसमें करने होंगे। तो वो उसका डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन, मतलब इसे कौन कर सकता है, क्या स्किल चाहिए, क्या टैलेंट चाहिए, क्या डिग्री चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, कौन सी एजुकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन जब हम तैयार कर लेते हैं तो उस जॉब का क्या हो जाता है, एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, आइए मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा आपको थ्योरी में पढ़ाता हूँ। तो यहाँ आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब एनालिसिस, यानी कि जॉब एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो मैंने अभी आपको बताया उसके जैसा ही लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो थ्योरी पढ़ा देता हूँ, जिससे आप एग्जाम में भी तो थ्योरी लिखनी पड़ेगी ना, आपको थ्योरेटिकल पेपर आता है, ये थ्योरी पेपर है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब एनालिसिस देखिए। अ जॉब एनालिसिस इज अ मैथोडिकल प्रोसीजर, यानी कि मैथोडिकल का मतलब होता है एक व्यवस्थित तरीका है ना, एक व्यवस्थित तरीका है। ऐसा ही नहीं कि जॉब एनालिसिस कैसे भी कर लो, ऐसा नहीं, एक व्यवस्थित तरीका है। जॉब एनालिसिस जो है एक व्यवस्थित प्रोसीजर है ना, एक मैथोडिकल प्रोसीजर है। क्या करने का, फॉर आइडेंटिफाइंग और प्रीशियसली डिटरमाइनिंग द ड्यूटीज। भाई एक ऐसा तरीका है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस जॉब के अंदर किसी बंदे को क्या ड्यूटीज करनी होगी, उस जॉब पाने की क्या कंडीशंस हैं, उस जॉब की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये आइडेंटिफाई करने का एक मैथोडोलॉजिकल प्रोसीजर, एक व्यवस्थित तरीका है, उसी को हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस। ओके जी, नीचे देखिए, द आइडिया बिहाइंड द जॉब एनालिसिस। आइडिया क्या है इस जॉब एनालिसिस के पीछे, इज दैट वन शुड स्टडी द वर्क इटसेल्फ। पहले आप उस जॉब की स्टडी करो खुद, फिर उसके बाद में देन प्रिपेयर अ जॉब फॉर डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद उस जॉब का डिस्क्रिप्शन तैयार करो। जैसे सबसे पहले जब भी YouTube, मैं भी YouTube पे वीडियो डालता हूँ, तो YouTube पे जब भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हाँ, तो पहले खुद उसको पढ़ते हैं ना, भाई क्या पढ़ाना है, या फिर इतने सालों का एक्सपीरियंस है जिस वजह से हम डायरेक्ट आ जाते हैं, है ना, तो वो उससे रिलेटेड पूरा हमको पता होता है। फिर हम क्या करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। सेम आपको पहले उस जॉब एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले उस काम से रिलेटेड सारा नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में ही आप उस जॉब से के लिए क्या बना सकते हैं, एक डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हैं जो उस जॉब को रिप्रेजेंट करेगा। ये होता है जॉब एनालिसिस। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ जॉब इज, ये एक डेफिनेशन है, अ जॉब इज अ कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज। कलेक्शन करना, भाई ड्यूटीज क्या है, टास्क कौन से मिलेंगे इस जॉब के अंदर, ड्यूटीज क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इस जॉब के साथ आएगी, विच आर असाइंड टू अ इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल को दी जाएगी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर असाइनमेंट, वो अदर असाइनमेंट से अलग है। जब भी किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को रखा जाएगा तो उसको बताया जाएगा ना, है ना, कि डायरेक्ट रखा जाएगा, आ जाओ बाद में देखा जाएगा, काम दे देंगे, ऐसे थोड़ी होता है भैया। आपको क्या काम करना है उस कैंडिडेट को बताना पड़ेगा ना, उसमें साफ साफ ये लिखा होता है ना, भाई ये कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज क्या है तुम्हारी, किसके लिए क्या ड्यूटीज करनी पड़ेगी, टास्क कौन कौन से मिलेंगे, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी, क्या पावर मिलेगी, क्या अथॉरिटी मिलेगी, है ना, तो वो सब बताना पड़ेगा ना, वही जॉब। अब वो बताएगा कौन,
और कैसे बताएगा, जब पता होगा, पता कैसे होगा, जब उस जॉब का एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा, तो बता देंगे। ओके जी। ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब एनालिसिस, क्यों करें जॉब एनालिसिस, क्या उद्देश्य है जॉब का एनालिसिस करने से, क्या हो जाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू डिटरमाइन द बेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क बीइंग अ जॉब। एक जॉब एक पर्टिकुलर टास्क है और उसको करने का जो इफेक्टिव मेथड है, बेस्ट मेथड है, वो है जॉब का एनालिसिस कर लो। जब तक आप जॉब का एनालिसिस नहीं करोगे, उसके बारे में पता नहीं लगाओगे, उसका डिस्क्रिप्शन तैयार नहीं करोगे, तब तक आप उस टास्क को किसी और को दे नहीं पाओगे। नेक्स्ट, टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर, है ना, वर्कर जो है उनके इंटरेस्ट में, उनके माइंड में लाना और उनका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उसको इंक्रीज करना। जैसे किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, भैया तुमको रखना है या नहीं रखना है, तो उसको जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन तो देना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना क्या काम कर रहे हो, है ना। अगर अच्छा डिस्क्रिप्शन तैयार किया होगा, जॉब अच्छा होगा, तो वो उस वर्कर के, उस एम्प्लॉय के, जिसको हम रिक्रूट करने वाले हैं, कैंडिडेट को रखने वाले हैं, उसमें उस जॉब के प्रति उसका जो सबसे पहले तो उसका इंटरेस्ट जो है बन जाएगा और उस जॉब को करेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, हाँ भाई जैसा बताया गया था वैसा ही करना पड़ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है जॉब कहाँ होता है, छोटे मोटे बिजनेसेस के अंदर मैंने देखा, ऑफिस के अंदर काम पे तो रख लेते हैं किसी बंदे को, ठीक है, और जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह बता दिया और काम पे रख दिया, लेकिन उसके बाद में उसको घर के काम कराते हैं। हाँ भैया मेरे बॉस बोलता रहता है मेरे बच्चों को स्कूल से लेके आ जा, फिर बोलता रहता है मेरे बच्चों को जो है स्कूल छोड़ के आ जा, हाँ घर पे गेस्ट आए हुए उनको ये नाश्ता पहुँचा के आ जा, घर पे जो है भाभी बुला रही है कुछ काम है जाके आ जा, है ना, समझ में आया। तो वो करवाते रहते हैं, ऐसा मैंने नोट किया है, देखा है, करवाते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो नहीं करवाते हैं, छोटे मोटे जो बिजनेसेस होते हैं, छोटे मोटे जो प्रोफेशंस होते हैं उसके अंदर ऐसा थोड़ा बहुत चलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एस्टैब्लिश अ रेशनल बेसिस ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव कितना मिलेगा, वेजेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बोनस स्कीम्स क्या है, ये सब भी जॉब का एनालिसिस करते टाइम ही पूरी डिस्क्राइब कर दी जाती है, तो ये पता लग जाता है, ठीक है, ये एस्टैब्लिश हो जाता है। आइडेंटिफाई एरिया वेयर ट्रेनिंग इज टू बी इम्पोर्टेड फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क। अगर कोई पर्टिकुलर टास्क है तो उसके लिए अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से मिलेगी, वो भी इस जॉब एनालिसिस के अंदर हमको पता चल जाता है कि भाई जॉब का एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि इस काम को करने के लिए क्या एजुकेशन चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल चाहिए, इसके लिए क्या ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, इसके लिए फिर कितना वेजेस पेमेंट करना पड़ेगा, कितना बोनस मिलेगा, स्कीम्स क्या है ना? तो ये सब कुछ जॉब एनालिसिस के अंदर आ जाता है। ओके, ठीक। फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टेड एंड रिलायबल परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम, इसके अंदर जॉब एनालिसिस करने के साथ साथ में मेजरमेंट सिस्टम भी बनाया जाता है जो कि रिलायबल होता है और एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक करता है, टेस्ट करता है और फिर उनके बॉसेस को, उनके मैनेजर को बताता है, और मैनेजर को पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसका जल्दी से प्रमोशन हो जाता है, उसको इंसेंटिव्स अच्छे मिलते हैं, उसकी तारीफ होती है, उसको अवार्ड्स मिलते हैं। टू मेक सिलेक्शन प्रोसेस ईजी, जॉब एनालिसिस कर दिया, जॉब का डिस्क्रिप्शन आपने तैयार कर लिया, जॉब का स्पेसिफिकेशन आपने तैयार कर लिया, तो अब आप का जो जॉब में जो लोगों को आप सेलेक्ट करोगे, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ही इजी हो जाता है। किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए, बॉस के लिए, ठीक है, कि उसको क्लियर आइडिया होता है कि किन लोगों को रखना है, क्या स्किल के लोगों को रखना है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, वेज क्या देना है, बोनस क्या देना है, ये सब पता होता है क्योंकि जॉब का एनालिसिस हो चुका है। टू क्रिएट मैच बिटवीन एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, देखो दो तरह की स्पेसिफिकेशन के बीच में मैच जॉब एनालिसिस से होता है। एम्प्लॉय में क्या स्पेसिफिकेशन है, एम्प्लॉय की स्पेसिफिकेशन, उसकी स्किल क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका नॉलेज कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, वो टैलेंटेड कितना है, ये एम्प्लॉय की स्पेसिफिकेशन हो गई। जॉब स्पेसिफिकेशन, इस जॉब के लिए क्या स्किल चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एजुकेशन चाहिए, इस जॉब के लिए हम कितना पेमेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉय की जो स्पेसिफिकेशन उससे एम्प्लॉय कितना मांग रहा है, तो इन दोनों का जो है हमें क्लियरली पता चल जाता है और फिर हम इन दोनों को आपस में मैच करा के जिस काम के लिए जो बंदा बना है, जिस काम के लिए जिस बंदे को रखना चाहिए हम उसे ही रख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं राइट पर्सन इन राइट जॉब एट राइट टाइम। ओके जी, ठीक है, ये लिखा हुआ अभी, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस, क्या जॉब एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है जॉब का एनालिसिस करना, जॉब का डिस्क्रिप्शन तैयार करना, स्पेसिफिकेशन तैयार करना। देखो मैन पावर का मैनेजमेंट करना है,
ह्यूमन रिसोर्स हम वही पढ़ रहे हैं, मैन पावर है ना, जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट होता है मैन। तो मैन पावर का आपको मैनेजमेंट करना है, यानी कि आपको HRM करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है। तो आप HRM तभी कर पाओगे जब आप जॉब एनालिसिस करोगे। ओके, हेल्प इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, बिल्कुल जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार कर दिया है, बहुत मदद मिलती है इससे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। ट्रेनिंग देने में भी बहुत मदद मिलती है। एम्प्लॉय की सेफ्टी भी रहती है इसके अंदर, एम्प्लॉय की सेफ्टी रहती है, जो बंदा जिस काम के लिए बना है उसको वो दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है, उसका डेवलपमेंट भी होता है, वो सेफ भी रहता है। हेल्प इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसके अलावा कौन एम्प्लॉय क्या परफॉर्म कर रहा है उसको मापने का, मेजरमेंट का तरीका भी हमें यहाँ से मिल जाता है। हेल्प इन जॉब इवोल्यूशन, इसके अलावा जॉब का इवोल्यूशन करने का भी हमें यहाँ पर तरीका मिल जाता है, क्योंकि हमने जॉब का एनालिसिस कर दिया है, पूरा का पूरा पता लगा दिया, उसका डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन तैयार कर दिया है। ओके, ये मैंने जो वर्ड बोले हैं ना, ये जाके वहाँ थ्योरी में लिखोगे ना तो नंबर देगा वो एग्जामिनर, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। जॉब एनालिसिस में आप लिखोगे जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, राइट पर्सन इन राइट पोजीशन एट अ राइट टाइम, ये जो वर्ड्स लिखोगे ना, ये सब आपके एग्जाम में अगर लिख दिए तो एग्जामिनर का वहाँ ध्यान जाएगा, वो मार्क्स देगा आपको, क्योंकि मैं फालतू की बातें तो वैसे भी करता नहीं हूँ, जो कुछ बोलता हूँ या समझाता हूँ ना वो सब लिखा हुआ वही बता रहा हूँ। ठीक है, ओके जी। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, अब ये क्या है सर, ये जॉब एनालिसिस प्रोसेस, किसी भी जॉब का एनालिसिस करने का कुछ प्रोसेस तो होगा भाई, कैसे किसी जॉब का एनालिसिस करें, किसी जॉब का स्किल क्या लगेगा, उसमें ड्यूटीज़ क्या लगेगी, उसमें एक्सपीरियंस कितना लगेगा, उसके लिए हम कितना एम्प्लॉय को पेमेंट कर सकते हैं, ये सब कुछ डिसाइड करने में एक प्रोसेस तो लगेगा ना। हाँ, तो वो प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस के स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ठीक है, ये स्टेप नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर आता है सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज्ड। थर्ड नंबर आता है मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। फोर्थ नंबर आता है कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा। और फिफ्थ नंबर आता है प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। ये लास्ट है, यानी कि सॉरी पेन गिर गया, ये जो है आपका ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट है लास्ट में। ठीक है, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे और आउटपुट में आपको उस जॉब का डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस के जो पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं, ये आप याद कर लेना, इनके नाम याद कर लेना। फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका तो एनालिसिस करो ना, आप किस इंडस्ट्री से हो, आप ऑटोमोबाइल के अंदर हो, इंजीनियरिंग के अंदर हो, आप सर्विस सेक्टर के अंदर हो, प्रोडक्शन के अंदर हो, प्रोडक्शन में भी किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, स्टील का करते हो कि कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हो जो कि कंज्यूमर है, अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए, जिसको हम ग्रोसरी आइटम्स बोलते हैं, उसमें हो। आपका इंडस्ट्री क्या है, आपका सेक्टर क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस सेक्टर में काम करता है, ताकि पता लगे कि किस तरीके के लोगों की आपको जरूरत होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करो। द फर्स्ट स्टेप इज स्टडी ऑफ द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, this information is recorded in the precious consist language to be your job description। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करने के बाद सेकंड, सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज्ड। क्या है सर, इजीली बता दो। देखो ये कह रहा है सेकंड पॉइंट जो है ना, सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज्ड, मतलब देखो हर जो भी जॉब होती है उसका एनालाइज आपको करना पड़ेगा ना, रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन का एनालाइज करना पड़ेगा। मतलब एज वी इट इज नॉट पॉसिबल टू एनालाइज ऑल द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम सारी की सारी जॉब जो है उसका एनालाइज नहीं कर सकते, तो क्या करें, सैंपल लेना स्टार्ट करो। हर एक जॉब का अगर फुल डिटेल में एनालिसिस करने लग जाएंगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, एनर्जी बहुत लगेगी, पैसा भी लगेगा। तो क्या करो, सैंपल इकट्ठे करो और उस सैंपल के बेसिस पर जो है आप जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करो। ओके, ठीक, तो ये वही है सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, यानी कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन जो है वो आप बता दो भाई कि ये सैंपल है, इस बेसिस पर हम डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे, है ना। ये देखो लिखा हुआ, दिस विल क्रिएट अ टाइम एंड एनर्जी वेस्ट। अगर पूरा डिटेल में करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। Therefore, a list of job or representative job, a list of job और एक representative job sample from each group is picked from this analyzed, यानी कि हर डिपार्टमेंट से हर जॉब एनालिसिस का एक सैंपल ले लो और उससे ही आप जॉब एनालिसिस कर सकते हो। क्या मेथड्स है जॉब एनालिसिस करने के? द थर्ड स्टेप इन जॉब इवोल्यूशन इज सेलेक्ट अ मेथड ऑफ अप्रेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन जॉब अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स चूजन। कोई मेथड तय कर लो कि किस मेथड से आप जॉब एनालिसिस करोगे। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा। अब जो भी आपने जॉब एनालिसिस किया है उसका पूरा का पूरा डेटा आप क्या करो, कलेक्ट करो, उसको अच्छे से अरेंज कर दो, अच्छे से उसको
डेटा को बना दो, है ना, कि भाई वो डेटा जो है स्किल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, स्किल क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए किसी भी जॉब को परफॉर्म करने का, इस डेटा को इस तरीके से जो है आप अरेंज कर लो कि सामने वाले के यूज आ सकें, और फिर जो है जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन हर जॉब का आप तैयार कर दो। ठीक है, तो ये है आपके स्टेप्स मेन याद कर लेना, अंदर आप अपने हिसाब से एक बार रीडिंग मार के लिख के आ जाओगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेक्निक्स ऑफ जॉब एनालिसिस, यानी कि मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। ये इसलिए मैंने इसको यहीं थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है नहीं। देखो हमने जो जॉब एनालिसिस प्रोसेस कर रहे थे ना, फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, सेकंड है सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन यानी कि सैंपल, थर्ड नंबर क्या था, मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस। तो मेथड कौन से हैं, वो ये है, ये रहे मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ जॉब एनालिसिस या मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस आप कैसे करोगे, तो उसकी टेक्निक्स या उसकी जो मेथड है उसके अंदर फर्स्ट आता है जॉब परफॉर्मेंस। जो बंदा जॉब कर रहा है, जो काम कर रहा है व्यक्ति, हाँ, उससे जाके इंडिविजुअली मिलो और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। फर्स्ट हैंड मतलब जो काम कर रहा है व्यक्ति उसी से इन्फॉर्मेशन आ रही है, किसी थर्ड पर्सन से होके नहीं आ रही। ओके, सेकंड नंबर है परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन। जो बंदे काम कर रहे हैं वहां जाके बैठ जाओ और ऑब्जर्व करते रहो, अच्छा ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, ओके, ऐसे ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, थर्ड इंटरव्यू लो, जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉइज है, उनके पर्सनली इंटरव्यू लो, उससे आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, है ना। उससे आपको उस जॉब से रिलेटेड ड्यूटीज़ पता चलेगी, उस जॉब से रिलेटेड स्किल क्या लगनी है वो पता चलेगी, डिफिकल्टी लेवल पता चल जाएगा, टाइम कितना लग रहा है वो पता चल जाएगा, कितनी वो सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस काम के लिए वो पता लग जाएगा, है ना, एक्सपीरियंस कितना लगता है इस काम करने के लिए वो पता लग जाएगा। फोर्थ नंबर है क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज मतलब आप अपने एम्प्लॉइज़ को पेपर दो, उस पर क्वेश्चन लिख के भेज दो और उनसे बोलो कि आंसर दो, और फिर उसको इकट्ठा करो और फिर उसका एनालिसिस करके जो है जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करो। और फिफ्थ नंबर है क्रिटिकल इंसिडेंट, है ना, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनसे पूछो भाई क्या क्या क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं आपके इस काम करने में, और वो क्रिटिकल इंसिडेंट्स के बेसिस पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करने में हेल्प करेगी। तो ये सारे मेथड्स है, टेक्निक्स है जॉब एनालिसिस करने की। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ जॉब परफॉर्मेंस फर्स्ट टेक्निक या मेथड है जॉब एनालिसिस का, है ना। ये ना फिजिकली है ना, फिजिकली रिक्वायरमेंट क्या है, सोशल डिमांड्स क्या है, इन वर्किंग एनवायरनमेंट क्या चाहिए, इससे रिलेटेड जो है आप जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। देखो फर्स्ट हैंड नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट वर्कर और एम्प्लॉय से, जो है जॉब से आप इंटरेक्ट करके। दिस मेथड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड टाइम। अब ऐसे करोगे तो टाइम तो लगेगा ही ना, तो ये मेथड में टाइम बहुत लगता है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आप इंटरव्यू ले लो इन सब के, है ना, उससे आपको डेटा मिल जाएगा। इंटरव्यूज, पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, जाके पर्सनली वॉच करना, है ना, वॉच अ वर्कर, है ना, और अ ग्रुप ऑफ वर्कर कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं। इंटरव्यू में पर्सनल इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उससे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, और क्वेश्चनरीज के अंदर आप उनको एक क्वेश्चनरीज दोगे जिसके अंदर आप एक स्ट्रेटेजी बना के अच्छे से क्वेश्चन पूछोगे, मतलब ये सर्वे हो गया ना, एक सर्वे करवा रहे हो। ओके आप, ठीक। और लास्ट वाला जैसे कि मैंने बताया आपको, क्रिटिकल इंसिडेंट्स यूजिंग देयर प्रायर एक्सपीरियंस, उनका पिछला एक्सपीरियंस क्या रहा। एम्प्लॉय आर रिक्वेस्टेड टू आउटलाइन क्रिटिकल इंसिडेंट्स, और उनसे क्रिटिकल इंसिडेंट्स पूछे जाते हैं उस जॉब में जो उन्होंने फेस किए हैं। उस बेसिस पर भी जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार किया जा सकता है, जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार किया जा सकता है, यानी कि जॉब का एनालिसिस किया जा सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।